एपिसोड 21। तो क्यों आए कल रात तुम मेरे करीब। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। अगली सुबह इस वक्त डाइनिंग एरिया में नीलेश, सुष्मिता और वैदेही अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। तभी नीलेश ने सुष्मिता जी से कहा, विद्युत और गुरूर कहाँ है? क्या वो दोनों अभी अपने रूम में है? इसके जवाब में सुष्मिता जी ने कहा, विद्युत और गुरूर दोनों अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए हैं। मुझे उनकी टेंशन हो रही है। शायद कल रात विद्युत कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। मुझे डर है कहीं उसने गुरूर के साथ कुछ। तभी नीलेश ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो कभी अपना गुस्सा गुरूर पर नहीं उतारेगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है। ये सुनकर सुष्मिता जी ने अपना सर हिला दिया, लेकिन वैदेही के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और वो अपनी अधखुली आंखों से विद्युत को देखने लगी। विद्युत उसे घूर रहा था। फोन अभी भी रिंग कर रहा था। तभी गुरूर ने चीढ़कर कहा, अपने फोन को चुप कराओ। ये मुझे सुकून से सोने भी नहीं देता। ये सुनकर विद्युत की आंखें छोटी हो गई। उसने टेबल से अपना फोन उठाया और फोन को ऑफ करते हुए बोला, तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। ये सुनकर गुरूर उसके सीने से लिपटते हुए बोली, नहीं, मुझे और सोना है, क्योंकि मेरा सर बहुत भारी है। ये कहते कहते वो अचानक से रुक गई और उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त क्या कह रही थी। उसने दूसरे पल विद्युत को खुद से दूर धक्का दिया। वो तुरंत अपना सर पकड़ते हुए बोली, पता नहीं ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे क्या हुआ है? मैं तुम्हारे करीब क्या कर रही हूँ? ये कहते हुए उसने अपना सर पकड़ा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त किस तरह की कंडीशन में थी और ये एहसास होते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और दूसरे पल उसके दिमाग में कल रात की सारी बातें आने लगी। उन सभी पलों को याद करते ही उसने अपना सर जोर से हिलाया और घबराते हुए बोली, ओ नो, कल रात मैंने ड्रिंक कर लिया था और मैं वाइल्ड हो गई थी। लेकिन मैं ऐसे कैसे वाइल्ड हो गई? ये सही नहीं है और तुमने क्या किया मेरे साथ? ये कहते हुए वो खुद को देखने लगी। खुद के गले पर मौजूद लव बाइट्स को देखकर गुरूर का पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया। दूसरे ही पल वो गुस्से से चीखते हुए बोली, विद्युत वालिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कल रात जबरदस्ती करने की? ये कहते हुए उसने अब विद्युत के कॉलर को पकड़ लिया। विद्युत ने उसकी ये बात सुन अपनी भौहें चढ़ाई और उसे घूरते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकती। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुमने एक बार फिर से मेरे साथ जबरदस्ती की। तुमने मेरा फायदा उठाया है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी इस बार। लेकिन तभी विद्युत ने गुस्से के साथ उसके हाथ को अपने कॉलर से झटका और बेड से उठते हुए सर्द आवाज में बोला, कल रात तुमने मुझे अप्रोच किया था, इसलिए मैं तुम्हारे नजदीक आया था। अदरवाइज मुझे तुम जैसी लड़की के करीब आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर गुरूर हक्की बक्की रह गई और दूसरे पल वो पिलो उठाकर विद्युत की तरफ फेंकते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझ जैसी लड़की के अंदर कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती तो क्यों आई कल रात तुम मेरे करीब? अगर मैं तुम्हें नशे की हालत में अप्रोच भी कर रही थी, फिर भी तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? ये कहते हुए वो वहां पर अब तोड़फोड़ करने लगी। उस तोड़फोड़ की आवाज इतनी तेज थी कि नीचे हॉल में मौजूद वैदेही, नीलेश और सुष्मिता सभी के कानों में गई और ये सुनकर नीलेश सुष्मिता हैरान हो गए, तो वही वैदेही के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, जरूर फिर से विद्युत गुरूर को मार रहा होगा। अब तो मुझे ये देखना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो फिर एक्टिंग करते हुए नीलेश और सुष्मिता से बोली, दादाजी, आंटी, मुझे लगता है विद्युत गुरूर के ऊपर हाथ उठा रहा है। शायद ये सही नहीं है। कुछ भी हो, गुरूर अभी उतनी समझदार नहीं है। हमें विद्युत को समझाना ही होगा। ये सुनते ही सुष्मिता जी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, विद्युत ऐसा नहीं कर सकता। वो बेचारी गुरूर पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन तभी फिर से ऊपर से टूटने की आवाज आई, जिसे सुनकर वैदेही तुरंत ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे जाकर विद्युत को रोकना होगा। ये कहकर वो तुरंत ऊपर रूम के तरफ बढ़ गई। वहीं नीलेश और सुष्मिता जी भी घबराते हुए रूम के तरफ बढ़ गए। वैदेही जब रूम के पास आए तो रूम अंदर से लॉक था। उसने डोर को नोक करते हुए कहा, विद्युत, गुरूर, क्या तुम दोनों ठीक हो? अंदर इस वक्त गुरूर, जो विद्युत के कॉलर को पकड़कर उसे बेड पर गिराए हुई थी और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी, वैदेही की आवाज सुनकर वो और भी ज्यादा भड़क गई। गुरूर दांत पीसते हुए बोली, लो आ गई तुम्हारी मिस्ट्रेस। इसकी ही कमी थी।
विद्युत अपने कॉलर को छुड़ाते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम उसे मेरी मिस्ट्रेस कैसे कह सकती हो, जबकि वो सिर्फ मेरी दोस्त है? ये सुनकर गुरूर ने फिर से विद्युत के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए कहा, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। उसने मुझे खुद कहा है कि वो दोस्त से बढ़कर है तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ उसे अपनी दोस्त बता रहे हो। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, अगर वो मेरी दोस्त से बढ़कर है तो इससे तुम्हें क्या? तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ये सुनते ही गुरूर एक पल के लिए चुप हो गई और फिर दूसरे ही पल दांत पीसते हुए बोली, बात बदलने की कोशिश मत करो। मुझे सिर्फ इतना जवाब दो, क्यों किया कल तुमने मेरे साथ ये सब कुछ? तभी विद्युत टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, कल तुमने मुझे अप्रोच किया था और अब तुम ही सब कुछ भूल गई। यहाँ तक कि कल तुमने मुझे ये भी कहा था कि मैं जब तुम्हें हक करता हूँ तो तुम्हें सुकून मिलता है। वो सुकून आज तक तुम्हें किसी से नहीं मिला, और तुमने मुझे ये भी कहा था कि तुम मुझसे अब बहुत प्यार करने लगी हो। विद्युत के मुंह से ये सुनते ही गुरूर हक्की बक्की रह गई और वो हैरानी के साथ बोली, क्या मैंने ऐसा कहा था? सीरियसली? तभी विद्युत ने उसे कमर से पकड़ा और अब उसे सीधे अपने नीचे गिराया। गुरूर अभी भी हैरान थी। विद्युत उसके ऊपर आया और धीरे से उसके होठों को सहलते हुए बोला, या ऑफ। तुमने कल मुझे अपने प्यार का इजहार किया था। तुमने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि पहली नज़र में ही तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था और तुम मुझसे लड़ाई सिर्फ अपने प्यार को छुपाने के लिए करती हो। तुम मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी हो। ये कहते हुए विद्युत उसके चेहरे पर उंगली चलाने लगा तो वही गुरूर हैरानी के साथ बोली, मुझे यकीन नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ भी कहा है, जबकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। मैं भला तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे अच्छे से पता है। तभी विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम अब मेरी बीवी हो तो मुझसे प्यार करो या ना करो, तुम्हें रहना सारी जिंदगी मेरे साथ ही पड़ेगा। तो इसमें झूठ बोलकर मुझे क्या हासिल हो जाएगा? ये सुनकर गुरूर अब कसमसाने लगी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसे विद्युत की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और अभी वो विद्युत को खुद से दूर धक्का देती उससे पहले विद्युत ने उसे कमर से पकड़ा। वो उसके कान में गहरी आवाज से बोला, कल रात तुम जिस तरह मेरे साथ वाइल्ड हुई थी, मैं चाहता हूं एक बार फिर से तुम पूरे होशो हवास में मेरे साथ इस तरह वाइल्ड हो। यू नो वॉट, तुमने मेरे जिस्म पर अपनी कई सारी निशानियां छोड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब वो सारी निशानियां तुम अपने होशो हवास में रहकर मुझे दो। क्या हम दूसरा राउंड करें? उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही गुरूर का दिल जोरों से धड़क उठा और उसका चेहरा गुस्से से दूसरे पर लाल हो गया। वो अभी गुस्से से चिल्लाती कि उससे पहले ही वहां रूम का दरवाजा झटके के साथ खुला और वैदेही तुरंत अंदर आते हुए घबराते हुए बोली, विद्युत क्या कर रहे हो तुम? प्लीज गुरूर को छोड़ दो, उसे मत मारो। ये कहते कहते जैसे ही वैदेही ने अंदर कदम रखा, वो वहां का नजारा देखकर शॉक्ड हो गई और वहीं नीलेश और सुष्मिता भी जो अंदर की तरफ घबराते हुए आ रहे थे, वो दोनों ने भी जब गुरूर और विद्युत की ऐसी हालत देखी, वो दोनों भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गए। दूसरे ही पल नीलेश और सुष्मिता दोनों ने ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सुष्मिता जी ने घबराते हुए कहा, हम गलत सोच रहे थे। हमें लगा कि विद्युत और गुरूर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। नीलेश भी तुरंत वहां से बाहर जाते हुए बोले, ये आजकल के बच्चे भी ना रूम को ठीक से बंद भी नहीं करते। अगर इन्हें यही करना था तो इतना शोर मचा कर क्यों कर रहे थे? ये बड़बड़ाते हुए वो भी वहां से नीचे चले गए और वही गुरूर जो गुस्से के साथ गेट पर देख रही थी, उनकी बातें सुनकर वो तुरंत अपनी कंडीशन देखने लगी। इस वक्त वो ब्लैंकेट से लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी बता रही थी कि रात में उसके साथ क्या हुआ था और जिस तरह विद्युत उसके ऊपर था और उसने विद्युत के कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचा हुआ था। सामने वाले को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों अभी किस कर रहे थे और उनके आ जाने से वो रुक गए हो। इसी पोजीशन को देखकर वैदेही गुस्से से बौखलाते हुए बोली, विद्युत तुम ये क्या कर रहे हो इसके साथ? विद्युत वैदेही को घूरते हुए गुरूर से अपने कॉलर को छुड़ाया और सख्त आवाज में बोला, बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में नेक्स्ट टाइम से मत आना। ये सुनते ही वैदेही हैरान हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, विद्युत ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं तुम्हारे रूम में आने से पहले परमिशन क्यों लूं? इससे पहले तो आज तक मैंने कभी तुम्हारी परमिशन नहीं ली। तभी विद्युत ने कर्कश आवाज में कहा, पहले की बात और थी, अब मेरी बीवी आ चुकी है, इसलिए मुझे पसंद नहीं कोई इस तरह मेरे रूम में आए।
ये कहकर वो सीधे वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और वही वैदेही हक्की बक्की रह गई। इधर गुरूर ने खुद के कपड़ों को ठीक किया और वो तुरंत ब्लैंकेट से खुद को लपेटते हुए गुस्से के साथ बोली, क्या तुम बेवकूफ हो? ये सुनकर वैदेही गुरूर को देखने लगी तो गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, जब देखो तब मुंह उठाकर चली जाती हो। मुझे तुम्हारा इस तरह मेरे रूम में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब इस रूम में मैं रहती हूँ, इसलिए इस रूम में आने से पहले नॉक जरूर किया करो। तभी वैदेही ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे और विद्युत के बीच रात में क्या हुआ था? क्या विद्युत ने तुम्हें मारा नहीं? वैदेही की ये बात सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और वो वैदेही को घूरते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वैदेही उसके पास आए और वो तुरंत उसके चेहरे को पकड़कर राइट और लेफ्ट घुमाकर उसे ध्यान से देखने लगी। गुरूर ये देखकर गुस्से से अपना चेहरा छुड़ाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो या फिर तुम्हें सदमा लग गया है? तभी वैदेही ने गुस्से के साथ कहा, सच सच बताओ, तुम्हें विद्युत ने कहाँ मरा है? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई निशान नहीं दिख रहा है। क्या उसने तुम्हें बेल्ट से मारा? ये कहकर उसने जैसे ही ब्लैंकेट को खींचना चाहा, वैसे ही उसकी नज़र सीधे वैदेही के गले और कॉलरबोन पर गई। वहां पर बने बाइट मार्क्स को देखते ही वैदेही के हाथ से ब्लैंकेट छूट गया। वो तुरंत 2 कदम पीछे लेते हुए बोली, क्या इसका मतलब कल रात तुम और विद्युत? गुरूर गौर से वैदेही को देख रही थी और वो कुछ समझ गई, जिसे समझते ही उसने तुरंत शर्माते हुए कहा, ओ हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि कल रात मैं और विद्युत एक दूसरे के साथ बहुत वाइल्डली इंटीमेट हुए थे और मेरी बॉडी पर जो बाइट मार्क्स है, ये सब उसी वाइल्डनेस के निशान है। कल रात की हमारी बहुत हसीन रात गुजरी। मैंने तो विद्युत को बहुत रोकने की कोशिश भी की थी, पर विद्युत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इसीलिए हमें आज लेट भी हो गया। वैसे तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? क्या तुम्हें भी ये सब कुछ करना है? पर अफसोस, इसके लिए तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि एक मिस्ट्रेस होकर तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिल सकता और जिस तरह विद्युत तुम्हारे साथ बिहेव करता है, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो कभी तुम्हें ऐसे बॉडी प्लेजर देता होगा। तभी वैदेही गुस्से से चिल्लाते हुए गुरूर के ऊपर हाथ उठा दी और गुरूर जोर से चिल्लाए, क्या होगा इसका अंजाम? अंडिस्को, आज मैं तुम्हारी बाहों में समा कर खुद को पूरी करना चाहती हूँ। अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजिन लड़कियां पसंद है, पर शायद तुम वजिन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजिन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजिन हूं। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजिन हो। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी। कोज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। क्यों अमानत ने किसी गैर के साथ रात बिताए? आखिर क्या होगा जब अमानत के पति को इस बारे में पता चलेगा? विध्वंस धनराजगीर अमानत के साथ जानने के लिए पढ़िए सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 22। मेरी पूरे बॉडी में पेन है। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। वैदेही ने जैसे ही गुस्से के साथ गुरूर के ऊपर हाथ उठाया, गुरूर ने तुरंत अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और वो जोर से चिल्लाए। लेकिन अभी वैदेही का हाथ गुरूर को लगता उससे पहले ही किसी ने वैदेही के हाथ को पीछे से पकड़ लिया। वो तुरंत गुस्से से पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें विद्युत की गुस्से भरी नजरों से मिली, वैदेही हक्की बक्की रह गई और वो तुरंत विद्युत को देखने लगी। इधर गुरूर ने दूसरे पल अपने चेहरे से हाथ हटाया और वो विद्युत को देखने लगी, जो वैदेही के हाथ को पकड़कर गुस्से से उसे देख रहा था। विद्युत और वैदेही को देखकर अब गुरूर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अपनी मिस्ट्रेस को लेकर जाओ यहां से। ये पागल हो चुकी है, इससे सच सुना नहीं जा रहा है, इसलिए ये मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही है। इसे ऐसा लग रहा था कि कल रात तुमने मुझे मारा है और ये मेरी बॉडी पर मारने पीटने के निशान चेक करने आई थी, लेकिन इसे वो निशान दिखने के बजाय तुम्हारे दिए गए लव बाइट्स दिखने लगे, इसलिए ये गुस्से से बौखला गई है। इसे जल्द से जल्द यहां से लेकर जाओ वरना ये पागल हो जाएगी। ये सुनते ही वैदेही गुस्से से अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, विद्युत तुमने ये ठीक नहीं किया।
तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं जाओगे, लेकिन तुमने इसके साथ रात बिताई। ये तुमने ठीक नहीं किया विद्युत, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर विद्युत के भाव इसी तरह बरकरार रहे और जरा भी चेंज नहीं हुए। लेकिन गुरूर जरूर ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे सो कॉल्ड विद्युत ने मेरे साथ ये पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी हम दोनों रात गुजार चुके हैं और उस वक्त भी तुम्हारा विद्युत होशो हवास में था, बल्कि दोनों बार मैं नशे में थी और नशे में होने पर मेरा फायदा उठाया गया। क्या तुम अब भी ऐसे इंसान से प्यार करती हो जो अपनी बीवी का नशे की हालत में फायदा उठाता हूं? ये सुनकर वैदेही गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, बस बहुत हो गया। अब मैं और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। विद्युत, मैंने तुमसे प्यार किया था। मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया और जब तुम वापस लौटे तो तुमने इस लड़की से शादी कर ली। मैंने फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर इस लड़की को अपनाया, लेकिन अब तुम इसके साथ सो रहे हो, ये बात मुझसे सही नहीं जा रही है। विद्युत, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वो गुस्से से वहां से बाहर निकल गई। वहीं विद्युत ने इन सभी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस खामोशी से खड़ा वैदेही को जाते देखता रहा। इधर गुरूर गुस्से के साथ अब अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। गुरूर ने गुस्से के साथ अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी विद्युत से उसे अपने करीब खींचा और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हें उसने चोट तो नहीं पहुंचाई? ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, तो इससे तुम्हें क्या? अगर वो मुझे मार भी डाले तो एटलीस्ट तुम्हें तो फ्रीडम मिल जाएगी इस बेवजह के रिश्ते से। तभी विद्युत ने दांत भींचते हुए कहा, जस्ट शट अप। तुम बहुत बोलती हो और मुझे इतना बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा कम बोलो। तभी गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा, तो मैं चाहती भी नहीं कि तुम मुझे पसंद करो। मैं खुद को पसंद हूं, यही काफी है मेरे लिए, और अब छोड़ो मुझे। ये कहकर उसने विद्युत को धक्का दिया और वो सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं विद्युत उसे जाते देख गुस्से के साथ बोला, ये लड़की वाकई बहुत घमंडी है, इसे मुझे अपने काबू में करना ही होगा। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ वैदेही गुस्से के साथ पूरे कमरे को तहस नहस कर रही थी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, विद्युत, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आखिर क्यों बिताई तुमने उसके साथ रात? मुझे पहले लगा था कि तुमने सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती शादी की है, इस पूरे मैसूर को अपने नाम करने के लिए। लेकिन तुमने कल रात जो कुछ भी किया उससे मुझे यकीन हो गया है कि तुमने ये शादी जानबूझकर की है और तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। तुम्हें मजा आ रहा है मुझे जलाकर, लेकिन विद्युत याद रखना, अगर मैं जली तो तुम्हें भी साथ लेकर जलूंगी। ये कहते हुए वैदेही की आंखें पूरी तरह लाल थी और वो गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंक कर तोड़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ रजनीश के पैलेस में इस वक्त रजनीश गुस्से के साथ सोफे पर बैठे हुए थे और वही विनय उनके आगे बैठे थे। तभी रजनीश ने गुस्से के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने खुद मीडिया वालों को पैसे दिए थे गुरूर के स्टेटमेंट को पूरी दुनिया वालों के सामने लाने के लिए, तो आखिर में ऐसा क्या हो गया जो अभी तक ये न्यूज़ बाहर नहीं आई? तभी विनय ने कुछ सोचते हुए कहा, भाई साहब, मुझे लगता है इसमें विद्युत का हाथ है। ये सुनकर रजनीश गुस्से से कांपते हुए बोले, विद्युत, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में जहर घुलेगा और तुम बस देखते रह जाओगे। तभी विनय ने नासमझी में कहा, भाई साहब, आपने ऐसा क्या किया है? तभी रजनीश ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम बस इतना जानो कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी बेटी को वहां से बाहर निकालना है, क्योंकि जब तक गुरूर उस विद्युत के पास रहेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना तो मैसूर मेरा हो पाएगा और ना ही तुम्हारी बेटी तुम्हारी हो पाएगी। ये सुनकर विनय ने अब गहरी सांस लेकर कहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं अपनी बेटी को वापस पाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता विद्युत के होते ये इतना आसान होगा। तभी रजनीश जगह से उठते हुए बोले, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। ये कहकर वो वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए और वही विनय ना समझी में बोले, भाई साहब, ऐसा क्या करने जा रहे हैं? जो भी हो, इसमें मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। ऑलरेडी वो मुझसे नफरत करती है और अब अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो इससे मेरी बेटी और भी ज्यादा मुझसे नाराज हो जाएगी। शायद मैं उसे कभी हासिल भी नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। इधर दूसरी तरफ पैलेस में गुरूर का रूम। गुरूर इस वक्त मिरर के सामने खड़ी थी और वो चिढ़ते हुए अपनी गर्दन और नेक पर कंसीलर और कम्पैक्ट अप्लाई कर रही थी। वो खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए गुस्से के साथ बोली, मैं इतनी भी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ?
मैंने एक बार फिर से उस विद्युत वालिया को अपने करीब आने का मौका दिया और उस इंसान ने मेरी पूरे बॉडी का सत्यानाश कर दिया। पता नहीं मैं कैसे आज का दिन मैनेज करूंगी। और आज तो मुझे यहां से भागने की प्लानिंग भी करनी थी। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, गुरूर जस्ट काम डाउन। तुम्हें एक एक काम शांति के साथ करना होगा क्योंकि अब तुम्हारी टारगेट वैदेही भी है। उस वैदेही ने तुम्हें ओपन चैलेंज किया है और गुरूर माथुर किसी के चैलेंज से डरती नहीं है। मुझे उस वैदेही को भी सबक सिखाकर यहां से जाना होगा क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे मारने की कोशिश करके। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली और वो सीधे वहां से बाहर निकल गई। वो जब नीचे पहुंची तो वहां सोफे पर ऑलरेडी नीलेश जी और सुष्मिता जी बैठे हुए थे। सुष्मिता जी को देखकर गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा, भूख लगी है मुझे, क्या यहाँ मुझे खाना मिल सकता है? उसकी आवाज सुनकर सुष्मिता जी तुरंत उठी और उसे ध्यान से देखते हुए बोली, गुरूर बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हारा सर भारी होगा, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। इसके जवाब में गुरूर ने चिढ़कर कहा, मुझे नाश्ता चाहिए, सूप नहीं चाहिए, इसलिए मेरे लिए नाश्ता लेकर आइए। इस पर सुष्मिता जी ने तुरंत अपना सर हिलाया। लेकिन तभी नीलेश जी ने सर्द आवाज में कहा, आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियोगी। तुम्हें नहीं पता लेकिन शराब पीकर तुमने बहुत कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारा परिवार मुश्किल में आ सकता था, लेकिन भला हो मेरे विद्युत का कि उसने सब कुछ संभाल लिया, वरना अब तक मीडिया में हमारे खानदान की धज्जियां उड़ रही होती। गुरूर ने चिढ़कर कहा, एक्सक्यूज मी बूढ़े अंकल, मैंने ऐसा क्या कर दिया शराब पीकर कि आप मुझ पर इस तरह भड़क रहे हैं? नीलेश जी ने सख्ती के कहा, तुम मुझे डैड बोल सकती हो, जैसे मैं विद्युत का डैड हूं वैसे ही तुम्हारा भी हूं। तभी गुरूर ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए घमंड के साथ कहा, मेरे पास मेरा सिर्फ इकलौता बाप है, इसके अलावा मैं रिश्ते बनाने में यकीन नहीं करती और वैसे भी यहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं है, इसलिए आप सबसे मैं परायो जैसा ही बिहेव करूंगी। ये कहकर वो सुष्मिता जी को घूरने लगी। तभी सुष्मिता जी ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा वो तुमसे बड़े हैं, तुम्हें उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। गुरूर ने खुन्नस में कहा, व्हाट रिस्पेक्ट? मैं बूढ़े अंकल बोल रही हूं ना, अब सीधे बूढ़ा तो नहीं बोला मैंने, और वैसे भी मुझसे रिस्पेक्ट और तमीज की उम्मीद मत रखिए। वैसे भी जबरदस्ती मुझे इस महल में लाकर पटक दिया गया है, ना मैं अपने मन की कुछ कर पा रही हूं और ना ही बाहर कहीं जा पा रही हूं। ये कहकर वो वहीं सोफे पर चढ़कर बैठ गई। नीलेश जी उसकी ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। उन्होंने मन ही मन कहा, शिव साहब की परपोती बिल्कुल शिव साहब की तरह ही है। जैसे वो हमेशा गुस्से और अकड़ में रहते थे बिल्कुल उसी तरह उनकी परपोती भी है। पता नहीं मेरा विद्युत कैसे इस बिगड़ी हुई लड़की को संभालेगा। तभी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज से सुष्मिता जी ने नौकर को इशारा किया। नौकर डोर ओपन करने चला गया। उसने जब डोर ओपन किया तो वहां पर मौजूद एक लड़की को देखकर उसने हिचकिचाते हुए कहा, जी मैडम, किसी से मिलना है आपको? उस लड़की ने आसपास देखते हुए कहा, मुझे गुरूर से मिलना है। गुरूर ने जब गेट से कुछ जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो हैरान हो गई और वो तुरंत हैरानी के साथ गेट की तरफ देखने लगी। गेट पर मौजूद जानवी और कियान को देखकर वो शॉक्ड हो गई और तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गेट पर कियान और जानवी गुरूर को मुस्कुराते हुए देखने लगे और वहीं नीलेश और सुष्मिता जी भी कियान और जानवी को नासमझी में देखने लगे। तभी जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरूर हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। गुरूर हैरानी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? और तुम यहाँ आई क्यों हो? क्या तुम भूल गई मैंने तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ दी है? उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर जानवी के चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी हो गई। लेकिन तभी कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें मनाने के लिए ही यहाँ आए हैं। हमें पता है कि हम दोनों के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हम वापस से अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आए हैं। तभी गुरूर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें सर्द नजरों से देखते हुए बोली, सॉरी पर जब एक रिश्ते का मैं अंतिम संस्कार कर देती हूँ तो उसके दोबारा जिंदा होने की उम्मीद नहीं रखती, और इस दोस्ती के रिश्ते का मैंने कुछ वक्त पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया है। सो प्लीज तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तभी सुष्मिता जी ने पीछे से कहा, गुरूर बेटा ये तुम्हारी दोस्त है तो तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाती? गुरूर ने झुंझलाते हुए कहा, ये मेरे दोस्त नहीं दुश्मन है और दुश्मनों से मैं बात नहीं करती। तभी गुरूर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें सर्द नजरों से देखते हुए बोली, सॉरी पर जब एक रिश्ते का मैं अंतिम संस्कार कर देती हूँ तो उसके दोबारा जिंदा होने की उम्मीद नहीं रखती, और इस दोस्ती के रिश्ते का मैंने कुछ वक्त पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया है। सो प्लीज तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो।
तभी सुष्मिता जी ने पीछे से कहा, गुरूर बेटा ये तुम्हारी दोस्त है तो तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाती। गुरूर ने झुंझलाते हुए कहा, ये मेरे दोस्त नहीं दुश्मन है और दुश्मनों से मैं बात नहीं करती। ये सुनकर सुष्मिता जी भी चुप हो गई। तभी जाह्नवी ने हिचकिचाते हुए कहा, गुरूर तुम अपने ससुराल में हमारी ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकती हो। एटलीस्ट कभी तो तुमने हमें दोस्त माना होगा, उसी के नाते हमसे थोड़ा अच्छे से पेश आओ। ये सुनकर गुरूर ने आखिर में गहरी सांस ली और उन्हें रास्ता देते हुए बोली, यू आर राइट। मैंने तुम्हें और कियान को एक वक्त पर अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था, उसी के नाते मैं तुम दोनों को सिर्फ कॉफी पर इनवाइट कर रही हूं, इसके अलावा कोई उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो अंदर की तरफ जाने लगी। वही कियान और जाह्नवी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराए और जाह्नवी ने धीरे से कहा, इस गुरूर के अंदर घमंड तो शादी के बाद और भी ज्यादा आ गया है। लेकिन मानना पड़ेगा इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, पहले ये विनय माथुर की बेटी थी और अब इस पूरे मैसूर की मालकिन बन गई और तो और विद्युत वालिया की ये बीवी भी बन गई। मुझे तो यकीन नहीं होता ये इतनी अमीर लड़की बन चुकी है पूरे इंडिया की। कियान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, इसलिए हम इस साथ यहाँ पैचअप करने आए हैं क्योंकि इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है और मुझे पता है ये बहुत जल्द हमारी बातों में आ जाएगी। ये सुनकर जाह्नवी ने भी अपना सिर हिला दिया। वो दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर में नौकर कॉफी लेकर आए और उन्होंने सभी को कॉफी दी। नीलेश जी वहां से जा चुके थे और सुष्मिता जी किसी काम से मंदिर चली गई थी। अब वहां पर सिर्फ गुरूर, कियान और जाह्नवी मौजूद थे। तभी कियान गुरूर के पास आकर बैठ गया। उसे अपने करीब देखकर गुरूर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें देख रही है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे दूर बैठना चाहिए। तभी कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरूर मुझे पता है तुम इस बात से बहुत गुस्सा हो और मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारे दिल को ना दुखाता, लेकिन अब मैं वापस से तुमसे माफी मांगने आया हूं। ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसने गुरूर के हाथ को पकड़ लिया। गुरूर का दिल एक पल के लिए धड़क उठा और वो एकटक कियान की आंखों में देखने लगी। वही जाह्नवी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाए खड़ी थी और इधर गुरूर ने धीरे से कहा, मेरा दिल ऑलरेडी टूट चुका है और ये अब जुड़ नहीं सकता। लेकिन कियान ने धीरे से कहा, मैं इसे जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर वो अभी आगे उसके और भी करीब बढ़ता उससे पहले ही एक गुस्से भरी आवाज उन सभी के कानों में गई, उसका हाथ छोड़ दो वरना जिंदगी में किसी का भी हाथ पकड़ने के लायक नहीं रहोगे। वही कियान तुरंत गेट की तरफ देखने लगा। गेट पर मौजूद इंसान को देखकर कियान, जाह्नवी और गुरूर तीनों ही एक पल के लिए हैरान हो गए। क्या होगा अब आगे? अंडिस्को, आज मैं तुम्हारी बाहों में समा कर खुद को पूरी करना चाहती हूँ। अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजन लड़कियां पसंद है। पर शायद तुम वजन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजिन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजिन हूँ। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजिन हो। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी। कोज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। क्यों अमानत ने किसी गैर के साथ रात बिताए? आखिर क्या होगा जब अमानत के पति को इस बारे में पता चलेगा? विध्वंस धनराजगीर अमानत के साथ जानने के लिए पढ़िए सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 23 पजेसिव और जेलस विद्युत। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पत्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। उस आवाज को सुनते ही गुरूर, जाह्नवी और कियान तीनों ही एक साथ गेट के तरफ देखने लगे। लेकिन गुरूर ने जैसे ही गेट पर मौजूद विद्युत को देखा, वो एक पल के लिए चौंक गई, तो वही जाह्नवी और कियान भी एकटक विद्युत को देखने लगा। विद्युत को देखते ही कियान के हाथ तुरंत गुरूर के हाथ से छूट गए। विद्युत अपने भारी कदमों के साथ अंदर की तरफ बढ़ा और वो गुरूर के करीब आया। गुरूर अभी कुछ कहती उससे पहले ही विद्युत ने गुरूर को बाहों से पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए सख्त आवाज में बोला, क्या कर रही हो तुम? इसके साथ गुरूर एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाए और फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस तरह मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते।
इसके जवाब में विद्युत ने सख्त आवाज में कहा, तुम इसके इतने करीब क्यों गई? ये कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ को कसकर दबाते हुए बोला, और इस लड़के की इतनी औकात कि ये तुम्हारा हाथ छुए। ये सुनते ही जानवी और कियान दोनों ही अपनी जगह से उठ गए और वही जानवी ने तुरंत डरते हुए कहा, कियान मुझे इस इंसान से बहुत डर लग रहा है। तभी कियान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत स्टॉप इट। तुम ऐसे टिपिकल हस्बैंड की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? बाय द वे, वो मेरा दोस्त है। अगर वो हाथ के जगह मेरी कमर भी पकड़ना चाहेगा तब भी मैं उसे नहीं रोकूंगी। उसकी ये बात सुनते ही विद्युत की पकड़ उसके बाजू पर कस गई। गुरूर ने दर्द से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वो गुस्से के साथ विद्युत को देखने लगी। विद्युत अपने दांत भींचते हुए बोला, ये तुम्हारी कमर तब पकड़ेगा जब ये पकड़ने लायक बचेगा। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? तभी विद्युत ने गहरे एक्सप्रेशन के साथ कियान को देखते हुए कहा, तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे, इसलिए अपने मरने की तैयारी कर लो। कियान जो ये सब कुछ सुन रहा था वो दूसरी ही पल शॉक्ड हो गया और शोक होकर बोला, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर विद्युत? आखिर मैंने किया क्या है? तभी जानवी ने घबराते हुए कहा, देखिए मिस्टर विद्युत, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने गलती से भी कोई गलती की हो तो अगर आप चाहे तो हम यहां से अभी के अभी चले जाते हैं। ये कहकर उसने तुरंत कियान के हाथ को पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगी। लेकिन कियान अभी आगे बढ़ता उससे पहले ही गुरूर आगे आए और वो कियान के हाथ को पकड़ते हुए गुस्से के साथ बोली, तुम दोनों यहां से कहीं नहीं जाओगे। ये सुनते ही जानवी के साथ कियान भी अपनी जगह रुक गया और वही विद्युत सर्द आवाज में बोला, अगर ये लड़का यहां से नहीं गया तो इसकी लाश यहां से बाहर जाएगी। ये सुनते ही जानवी फिर से डर गई। तो वहीं गुरूर ने अब गुस्से के साथ मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत वालिया, डू यू रियली थिंक कि मैं तुम्हारे इस धमकी से डरने वाली हूं? जिस तरह तुम अपनी दोस्त को अपने सर पर बिठाकर रख सकते हो, क्या उसी तरह मैं अपने दोस्त को इस घर में नहीं रख सकती? आफ्टर ऑल, इस घर की मालकिन हूं मैं और तुम्हारी बीवी हूं, इतना हक बनता है मेरा। ये सुनते ही विद्युत के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपनी सर्द आवाज में बोला, वैदेही, और इसमें बहुत डिफरेंस है। मेरी नजरों में वैदेही सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन तुम्हारी नजरों में ये लड़का क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूं। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, व्हाट यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जैसे तुम वैदेही को अपनी सो कॉल्ड दोस्त मानते हो, इस तरह मैं भी कियान को अपना दोस्त मानती हूं और अगर ये यहां पर रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी विद्युत ने दांत पीसते हुए कहा, डोंट प्रवोक मी। मैं तुम्हें प्यार से हैंडल करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बदतमीजी को टॉलरेट कर रहा हूं। लेकिन मैं इस इंसान को इस घर में तो टॉलरेट नहीं कर सकता। इसे यहां से जाना ही होगा, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ये सुनकर गुरूर एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत क्या कह रहा था, क्योंकि कल रात नशे में उसने विद्युत से साफ साफ कियान से अपने प्यार को लेकर इजहार किया था और उसे नहीं पता था कि विद्युत इस वक्त इस बात को लेकर उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। उसने गुस्से के साथ कहा, विद्युत वालिया, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम भी तो अपनी दोस्त को अपने इस घर में रखे हुए हो। मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम उसे बाहर निकालो, और जब मेरे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं तो तुम उनके साथ इतनी बदतमीजी से कैसे पेश आ सकते हो? इसके जवाब में विद्युत ने सख्त आवाज में कहा, ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगा यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं, और मैं तुम्हारे इन दोस्तों को इस घर में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें बाहर भेजो। ये सुनकर गुरूर ने भी अब चिढ़ते हुए अकड़ कर कहा, अगर ये दोनों यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं भी यहाँ से बाहर जाऊंगी। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ किसी कैदी की तरह मुझे रहना पड़ रहा है। मुझे सफोकेशन हो रही है यहाँ पर। यह सुनकर विद्युत ने दांत भींचते हुए कहा, जिद करना छोड़ दो। मैं तुम्हारी इस जिद को पूरी नहीं कर सकता। मैं इस इंसान को अपनी नजरों के सामने भी नहीं देख सकता। तभी गुरूर गौर से विद्युत को देखते हुए बोली, आखिर क्यों नहीं देख सकते तुम इसे अपनी नजरों के सामने? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम एक टिपिकल हस्बैंड की तरह बिहेव करना बंद करोगे और डोंट टेल मी कि तुम मेरे लिए पजेसिव हो रहे हो? ये सुनते ही विद्युत ने अपने होंठ भींच लिए और दूसरी पल वो उसकी कलाई को पकड़कर उसे खींचते हुए लिफ्ट की तरफ लेकर जाने लगा। ये देखते ही तुरंत गुरूर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, विद्युत क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। मेरे दोस्त खड़े हमें देख रहे हैं। मुझे उन दोनों से बात करनी है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो?
विद्युत सख्त आवाज में बोला, तुमने कहा मैं पजेसिव हो रहा हूं। सो प्रिपेयर टू हैंडल माई पजेसिवनेस। ये सुनते ही गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और वो कुछ कहती उससे पहले विद्युत उसे लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। इधर जानवी और कियान ये सब कुछ देखते रह गए और कियान ने हैरानी के साथ कहा, आखिर मिस्टर विद्युत को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? मुझे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके जवाब में जानवी ने भी डरते हुए कहा, कियान मुझे भी यहाँ बहुत डर लग रहा है। आई थिंक हमें यहाँ से अभी के अभी चले जाना चाहिए। तुमने देखा नहीं वो विद्युत वालिया किस तरह गुरूर के साथ बिहेव कर रहा था? मुझे लगता है गुरूर यहाँ खुश नहीं है, क्योंकि अचानक से शादी करके इस घर में आ गई, जबकि हम सभी जानते हैं कि उसकी शादी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो तो रिलेशनशिप में भी नहीं आई थी, बल्कि वो सिर्फ हिडन तरीके से तुमसे प्यार किया करती थी, यहाँ तक कि उसने तुमसे प्यार का इजहार भी नहीं किया था। फिर वो अचानक से विद्युत वालिया के साथ शादी कैसे कर सकती है? और न्यूज़ में हमने जो कुछ भी देखा था कि ये शादी दोनों की अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे से पास्ट में प्यार करने की वजह से हुआ था। वो सब कुछ देखकर और अभी सामने जो कुछ भी हुआ, ये देखकर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि विद्युत और गुरूर के बीच कभी कोई प्यार भी रहा होगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर कियान कुछ सोचने लगा और वो कुछ सोचते हुए बोला, यू आर राइट। मुझे लगता है गुरूर को जबरदस्ती इस घर में रखा गया है और अगर हमें इस बात को अच्छे से जानना है तो हमें यहाँ पर रुकना होगा। ये सुनते ही जानवी ने तुरंत डरते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं वो विद्युत वालिया कितना सनकी इंसान है? वो तुम्हें यहीं पर मारने की बात कर रहा था। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो तुम जानते हो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर कियान मुस्कुराया और उसके गाल को सहलते हुए बोला, आई नो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहां मुझे कुछ भी नहीं होगा। हम गुरूर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। उसके समझाने से जानवी भी आखिर में चुप हो गई। इधर दूसरी तरफ विद्युत गुस्से के साथ गुरूर को रूम में लेकर आया और वही गुरूर ने दूसरे पल अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाते हुए बोली, फटीचा इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की? तुमने मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट की है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर गुरूर गुस्से के साथ आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र फ्लावर पॉट में रखे चाकू पर गई। चाकू देखते ही वो तुरंत उसे तरफ भागी और दूसरे पल चाकू अपने हाथ में उठाया। वो उसे लेकर विद्युत की तरफ बढ़ते हुए बोली, आज इसी चाकू से मैं तुम्हारा खून कर दूंगी और मुझे विधवा बनने में भी कोई शर्म नहीं आएगी। विद्युत उसकी ये सारी बातें गुस्से के साथ सुन रहा था, लेकिन उसके हाथ में चाकू देखकर उसके भाव और भी ज्यादा गुस्से से बदल गए। वो आगे बढ़ा और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पसंद जब तुम किसी दूसरे लड़के के करीब जाती हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम अपने मुंह से किसी दूसरे लड़के की तारीफ करती हो। मुझे नहीं पसंद जब तुम मेरे अलावा किसी और के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हो। विद्युत की ये बात सुनकर गुरूर हैरान हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अब मैं तुम्हारे पसंद या नापसंद से काम करूंगी? इसके जवाब में विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, आई डोंट नो तुम क्या करोगी, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं तुम उससे इंसान से बात भी नहीं करोगी। मुझे वो इंसान नहीं पसंद। उसे जल्द से जल्द यहां से भेज दो, वरना मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करूंगा। तभी गुरूर गुस्से से उस चाकू को विद्युत के गले पर रखते हुए चिढ़कर बोली, और मुझे नहीं पता अगले 5 मिनट में मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अब अगर तुमने गलती से भी कियान को कुछ भी करने की कोशिश की। उसकी ये बात सुनकर विद्युत उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? विद्युत की ये बात सुनते ही अचानक से गुरूर कुछ पल रुक गई और उसने विद्युत से अपनी नजरें चुराते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन? कियान मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसकी फिक्र कर रही हूं। लेकिन तभी विद्युत ने उसके हाथ से चाकू लिया और उस चाकू को उसके चिन पर टिकाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर तुम सिर्फ एक दोस्त होने के नाते उसकी फिक्र कर रही हो तो यही बात तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो। ये सुनते ही एक गुरूर गुस्से से विद्युत की आंखों में घूरने लगी और बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। एक दोस्त होने के नाते ही मैं उसकी फिक्र कर रही हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, समझे तुम? उसकी आंखों में देखते रहने के बाद विद्युत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, तुमसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता। तुम आज भी बिल्कुल बचपन की सिंड्रेला की तरह हो। उसके मुंह से ये बात सुनते ही गुरूर हक्की पक्की रह गई और वो शॉक होकर विद्युत को देखने लगी। इधर दूसरी तरफ
मुंबई में इस वक्त मुंबई के एक जंगल एरिया में एक लड़की लगातार दौड़े जा रही थी। उस लड़की की उम्र तकरीबन 19 से 20 साल की थी और इस वक्त वो बार बार पीछे की तरफ देखते हुए दौड़े जा रही थी। उसके पीछे कुछ जीपें आ रही थी। उन जीपों को देखकर वो लड़की और भी ज्यादा डर गई और वो तेज तेज भागने लगी। इस वक्त उसे लड़की के चेहरे पर स्कार्फ था, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस लड़की की आंखें काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसमें डर भरा हुआ था। वो लड़की अभी आगे दौड़ पाती उससे पहले ही एक पत्थर में उसका पैर टकराया और वो दर्द के साथ रो पड़ी और फिर तुरंत नीचे जमीन पर जाकर उसने तुरंत अपना पैर पकड़ लिया। उसके घुटनों से खून निकलने लगा, जिसे देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने दर्द को इग्नोर करके भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन उससे अब चल नहीं गया और वो एक बार फिर से धम्म से नीचे जा गिरी और तभी वो जीप जो उसका पीछा कर रही थी उसके पास आकर रुक गई और उसके अंदर मौजूद गुंडे बाहर निकालकर उस लड़की के चारों तरफ खड़े हो गए। उन गुंडों को देखते ही वो लड़की डर गई और तुरंत हकलाते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं एक तरह से आंधी बन जाऊंगी, मेरा यकीन मानो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने तुम सबको कुछ गलत करते हुए देखा है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। लेकिन वो गुंडे उसकी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और तभी एक गुंडे ने कहा, तुमने हम सबको खून करते हुए देखा है और तुम कह रही हो कि हम तुम्हें आसानी से जाने दे, सब पता है हमें, तुम सीधे जाकर पुलिस में ये बात बताओगी और हमें फंसाने की कोशिश करोगी, लेकिन उससे पहले ही हम तुम्हारे साथ यहाँ खेल खेलेंगे और इस जंगल में मंगल होगा। ये कहते हुए उन सभी की आंखों में उस लड़की को देखकर हवस आ गई। वो लड़की 19 से 20 साल की थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका फिगर भी मेंटेन था, जिस वजह से उन गुंडों की आंखों में उसे देखकर हवस थी। तभी एक गुंडा आगे आया और उसने झटके के साथ उस लड़की के स्कार्फ को उसके मुंह से अलग कर दिया। स्कार्फ दूर होते ही वो लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं रुक जाओ। लेकिन जैसे ही स्कार्फ दूर हुआ उस लड़की का खूबसूरत सा गोरा चेहरा उन सभी के सामने था। उस लड़की की खूबसूरती को देखते ही उन सभी गुंडों की आंखों में और भी ज्यादा चमक आ गई। तभी एक गुंडे ने कहा, ये तो काफी अच्छी माल निकली, इसके साथ तो हम काफी अच्छे से अपना वक्त बिताएंगे, चलो शुरू हो जाओ, हम देर नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो लड़का अब उस लड़की के पास आने लगा। उसे लड़की के पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से वो दौड़ नहीं पा रही थी और वो अपना पैर पकड़कर पीछे खिसकने लगी। वो रोते हुए उनसे खुद को छोड़ने के लिए लगभग गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन वो गुंडे उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वो गुंडा उसके पास आया और अब उसके कपड़े खोलने लगा। उस लड़की ने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है। लेकिन वो गुंडे ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उस लड़की के कपड़ों को अभी पूरी तरह से खोल पाते, लेकिन उससे पहले ही वहां गोलियों की आवाज आने लगी और चारों तरफ गोलियां चलने लगी। कुछ गोलियां उन गुंडों के शरीर पर भी लगी, जिससे वो गुंडे चीखते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़े और उस लड़की ने जैसे ही ये देखा वो बुरी तरह शॉक हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 24, विद्युत इससे प्यार करता है। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। वो लड़की चारों तरफ गोलियों की आवाज सुनकर बुरी तरह शॉक हो गई और जैसे ही उसकी नजर एक कार की तरफ गई, वो उस कार से बाहर निकलते इंसान को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो गई। वहीं वो सारे गुंडे लगातार जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही पलों में उस पूरे एरिया को काले कपड़ों में मौजूद गार्ड्स ने घेर लिया और वो लड़की अब अपने पैर को पकड़ते हुए फिर से उठने की कोशिश करने लगी। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पर में चोट होने की वजह से एक बार फिर से वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरी। फिर उसी वक्त एक भारी मगर सर्द आवाज आए, मुझसे भागना नामुमकिन है। उस आवाज को सुनते ही उस लड़की की आंखों में डर भर गया। वो तुरंत घबराते हुए अपना सर पीछे घुमाए और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो हक्कई बक्की रह गई। उसके सामने एक लंबा चौड़ा ब्लैक सूट में इंसान खड़ा था। उस इंसान की काली गहरी आंखें, सख्त आंखें उस लड़की को देखे जा रही थी। इस वक्त वो लड़का काफी ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की को घूर रहा था। वही वो लड़की उस इंसान को देखकर ही डरते हुए हकलाकर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज शौर्य, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो लड़की सामने खड़े लड़के को शौर्य नाम से बुलाते हुए उससे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगी।
लेकिन शौर्य गुस्सा करते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम्हें छोड़ दूं, रियली? अब तुम अपने भगाने के ख्वाब छोड़ दो क्योंकि अब तुम मेरे रियासत में कैद होने जा रही हो। ये कहते हुए शौर्य नीचे झुका और उस लड़की को बल सहित पीछे से कसकर पकड़ लिया। वो लड़की जोर से चिल्लाई, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे। लेकिन शौर्य उसे अब लगभग घसीटते हुए अपनी कार की तरफ लेकर जाने लगा। उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने रोते हुए शौर्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज शौर्य, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, प्लीज। तुम जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुम क्यों जबरदस्ती मुझे कैद करना चाहते हो? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जाने दो मुझे। लेकिन शौर्य उसकी इन सारी बातों का जवाब डेविल वे में देते हुए बोला। जब शौर्य सिंह राठौर की नज़र किसी चीज पर पड़ जाती है तो वो उसे या तो अपना बना लेता है या तो उसे मिट्टी में मिला देता है। पहले मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं और अगर तुमने दोबारा मेरे कैद से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। ये सुनते ही उस लड़की के रंग उड़ गए और शौर्य ने उसे गुस्से के साथ कार में लगभग पटक दिया। वो लड़की अपना पैर पकड़कर दर्द से जोर से चिल्लाई, लेकिन शौर्य पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेरहमी के साथ उसके पास आया और उसके चेहरे को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें अपने किए की सजा अब मिलकर रहेगी, यू जस्ट वेट एंड वॉच। शौर्य सिंह राठौर तुम्हारे साथ क्या करता है? ये सुनते ही उस लड़की की आंखों में डर फैल गया। उसने डरते हुए कहा, प्लीज शौर्य, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो, तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश करते हो और मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद, प्लीज शौर्य, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ये कहते हुए वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन शौर्य ने गुस्से के साथ उसके चेहरे को दूर झटक दिया और ड्राइवर को अपनी सख्त नजरों से घूरा। ये देखते ही ड्राइवर ने तुरंत अपना सर हिलाया और कार दूसरे पल वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ गुरूर ने जैसे ही विद्युत के मुंह से बचपन का जिक्र सुना, वो हैरानी के साथ बोली, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मेरे बचपन से कैसे जुड़े हुए हो? तभी दूसरे पल विद्युत के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुरूर से मुंह फेरते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, इसे भूल जाओ, लेकिन तुम उस कियान नाम के शख्स से दूर रहोगी, गॉट इट? ये कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गया। गुरूर ये सुनकर उसके पीछे जाते हुए बोली, विद्युत, साफ साफ बताओ मुझे, तुमने अभी क्या कहा और तुम मुझे सिंड्रेला क्यों बुलाते हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने सिंड्रेला नाम बहुत बार सुन रखा है, लेकिन मुझे उस रिलेटेड कुछ याद नहीं आ रहा है। विद्युत, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो, प्लीज मुझे बताओ, मुझे जानना है। लेकिन विद्युत अब तक जा चुका था। गुरूर वहीं बेड पर बैठ गई और वो गहरी सांस लेते हुए बोली, आखिर ये विद्युत वालिया अब क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कुछ तो जानता है मेरे बारे में, ये बहुत ही मिस्टीरियस है, लेकिन मुझे इसकी मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी, तभी मैं यहाँ से भाग पाऊंगी। ये कहते हुए उसने अब गहरी सांस लिया और फिर उठकर सीधे नीचे की तरफ बढ़ गई। नीचे अभी भी कियान और जानवी सोफे पर बैठे हुए थे, लेकिन अब उनके साथ वैदेही बैठी हुई थी। गुरूर ने जब वैदेही को कियान और जानवी से मुस्कुराते हुए बात करते देखा तो उसकी भौहें चढ़ गई। वो नीचे आए और वैदेही को गुस्से में बोली, तुम मेरे दोस्तों से क्या बात कर रही हो? गुरूर की आवाज सुनकर कियान और जानवी दोनों उसकी तरफ देखने लगे। वही वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे दोस्त यहाँ अकेले बैठे हुए थे तो मैंने सोचा मैंने कंपनी दे दूं। वैसे क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुमने विद्युत से किस सिचुएशन और कंडीशन पर आकर शादी की है? वैदेही की ये बात सुनते ही गुरूर एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मेरा जिस मर्जी आएगा मैं उसी से बताऊंगी, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर वैदेही ने अपने मुठिया बनाई, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम बेवजह मुझ पर गुस्सा कर रही हो, मैं तो तुम्हारी सच्चाई बता रही हूँ। एटलीस्ट तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं छुपाना चाहिए, तुम्हें उनसे बता देना चाहिए कि विद्युत ने सिर्फ तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि उसे ये मैसूर चाहिए था, इसके अलावा वो तुम्हें ना तो पसंद करता है और ना ही तुमसे प्यार करता है, गॉट इट? ये कहकर वैदेही वहां से लिफ्ट की तरफ जाने लगी। गुरूर ये सुनकर भड़कते हुए बोली, मैं उनसे चाहे इस बारे में बताऊं या ना बताऊं, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और विद्युत ने मुझे किस लिए शादी की है ये मेरे और विद्युत के बीच का मैटर है, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अस, वरना यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें इस घर से भेज दूंगी। उसके मुंह से ये बात सुनते ही वैदेही के कदम रुक गए और वो गुस्से के साथ घमंड में उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, ओ रियली?
तुम्हारी क्या औकात है जो तुम वैदेही कुलकर्णी को इस घर से बाहर भेजोगी? भूलो मत, बचपन से मैं यहीं पर रहकर बड़ी हुई हूँ। तुम्हें विद्युत इस घर से भले ही बाहर निकाल देगा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मुझे बचपन से लेकर आज तक पसंद करता आया है। ये सुनते ही गुरूर कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ फोल्ड करते हुए मुस्कुराकर कहा, ओह हाँ, मैं भूल गई थी, तुम इस घर से भला कैसे बाहर जा सकती हो? तुम तो मेरे पति की मिस्ट्रेस हो और मिस्ट्रेस यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ही रह सकती है। वैसे अगर तुम यहाँ से चली जाओगी ना, तो मुझे यहाँ रहने में भी बहुत बोर महसूस होगा, क्योंकि तुम हो तो मैं तुम्हारे साथ मिस्ट्रेस वाला गेम खेलती हूँ, मुझे काफी फन होता है तुम्हारे साथ। वेल, तुम यहीं पर रहो और मुझे एंटरटेन करती रहो। उसके मुंह से ये सुनते ही वैदेही के भाव पूरी तरह सफेद पड़ गए और वो गुस्से के साथ दांत पीसते हुए बोली, गुरूर, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम अपने दोस्तों के सामने मुझे मिस्ट्रेस कैसे बोल सकती हो? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी पर्सनल मैटर को खोल सकती हो। ये सुनकर वैदेही गुस्से से अपने दांत पीसने लगी, लेकिन तभी कियान गुरूर को शांत करते हुए बोला, गुरूर प्लीज शांत हो जाओ, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी ये पर्सनल बातें बाहर किसी से नहीं कहेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम इतना ट्रस्ट मुझ पर कर सकती हो। तभी गुरूर उसे अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए गुस्से के साथ कहा, दोस्त माय फुट, तुम दोनों पर मैं गलती से भी यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दोनों एक ऐसे इंसान हो जिसने दोस्ती पर से मेरा यकीन उठा दिया, और अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी। ये सुनते ही कियान और जानवी बिल्कुल चुप हो गए और फिर वही जानवी ने तुरंत कियान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, कियान बस करो, हम अपनी और बेइज्जती यहाँ नहीं सहन कर सकते। गुरूर को कुछ ज्यादा ही घमंड है खुद के ऊपर, पर इसके घमंड का अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें इसकी सच्चाई पता चल चुकी है। अभी तक हमें लग रहा था कि विद्युत इससे प्यार करता है, इसलिए उन्होंने इससे शादी की, लेकिन वैदेही ने हमें इसकी सच्चाई बता दी और अब हमें इसके ऊपर और भी ज्यादा तरस आ रहा है। पहले इसके डैड इसका इस्तेमाल करते थे अपने बिजनेस में ट्रांसलेटर के तौर पर, अब इसका पति इसका इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे मैसूर को हासिल करने में, और ये सिर्फ यूज एंड थ्रो बनकर रह चुकी है। ये सुनते ही गुरूर के चेहरे पर जो गुस्सा था वो एक पल के लिए गायब हो गया और उसका दिल एक बार फिर से जैसे टूट सा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने घमंड के साथ कहा, यू आर राइट, मुझे खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज मैं इतनी काबिल हूँ कि मुझे मेरे डैड अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, और तो और अब दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून विद्युत वालिया जिसकी मैं बीवी बन चुकी हूँ, मैं उसके भी काम आ रही हूँ। पर तुम दोनों का क्या? तुम दोनों के पास ना तो कोई टैलेंट है और ना ही कोई यूनिकनेस, तुम दोनों तो बस कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे मेरे पैर चाटते फिरते थे। तुम दोनों को लगता था कि मैं तुम दोनों पर मेहरबान होकर तुम पर पैसे खर्च करूंगी, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी है, मैं जानती हूँ तुम दोनों की औकात क्या है मेरे आगे। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, आइंदा से अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये सुनते ही जानवी गुस्से से कांपने लगी, कियान भी अब गुस्से से गुरूर को देखने लगा। तभी जानवी कियान के हाथ को पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए बोली, कियान बस करो, अब हम यहाँ अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकते, चलो यहाँ से। तभी कियान जाते हुए गुरूर को देखते हुए बोला, गुरूर एक दिन तुम्हारा ये गुरूर जरूर टूटेगा, जिस विद्युत वालिया के दम पर तुम इतना उछल रही हो, एक दिन वही तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसके जवाब में गुरूर ने भी गुस्से के साथ कहा, गुरूर माथुर किसी के दम पर नहीं चल रही है, गुरूर माथुर खुद के कॉन्फिडेंस पर चल रही है, और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। फिक्र तो तुम दोनों अपनी करो, क्योंकि अब मैं नहीं हूं तुम दोनों के साथ जो तुम दोनों पर पैसे उड़ाएगी। ये कहते हुए उसने नौकर की तरफ देखकर गुस्से के साथ कहा, आइंदा से इन दोनों के लिए कभी इस घर के दरवाजे नहीं खुलना चाहिए। ये सुनकर नौकर ने तुरंत अपना सर हिलाया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। वैदेही ये सब कुछ देख रही थी। ये सब कुछ देखते हुए वो गुरूर को ताने मारते हुए बोली, वैसे मैं तुम्हारे दोस्तों से बिल्कुल एग्री करती हूँ, पहले तुम्हारे डैड ने तुम्हारा इस्तेमाल किया और अब मेरा विद्युत तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, हाउ पुआ। ये कहकर वो वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। वहीं गुरूर ये सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाए और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मेरा एंजाइटी लेवल ये सब मिलकर बढ़ा रहे हैं, क्यों मुझे ये लोग इस कदर तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरे डैड और मेरे उसे फटीचे पति की है, उन दोनों की वजह से ही आज मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। ये कहते हुए वो गुस्से से सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रात का वक्त, विद्युत ने रूम का दरवाजा खोला और वो अंदर अपने कदम रखा, लेकिन कदम रखते ही एक फ्लावर पॉट सीधे उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और वो अभी उसके सर पर लगता, उससे पहले ही विद्युत ने उसे अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया।
वो सख्त एक्सप्रेशन के साथ सोफे की तरफ घूरने लगा जहां गुरूर बैठी उसके तरफ फ्लो पार्ट फेंकी थी। उसकी आंखों में घूरते हुए विद्युत ने सख्त आवाज में कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? गुरूर ने कुशन को उठाया और उसे सीधे विद्युत के ऊपर फेंकते हुए कहा, हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ क्योंकि तुम जैसे फटीचर इंसान से शादी जो हुई है मेरी। गुरूर की ये बात सुनकर विद्युत ने अपने होठ भींच लिए और उसने अपने पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला। उस वॉलेट में मौजूद सारे कार्ड को उसके पास टेबल पर बिखरते हुए सर्द आवाज में बोला, किस एंगल से मैं तुम्हें फटीचर दिख रहा हूँ? ये सारे कार्ड अब से तुम्हारे हुए। तुम्हें अगर इस दुनिया की कीमती चीज भी खरीदनी होगी तो तुम इन कार्ड से खरीद सकती हो और फिर भी तुम्हारे पास अरबों रुपए मौजूद रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम से मुझे फटीचर कहना छोड़ दो क्योंकि मैं विद्युत वालिया शेखावत हूँ, इस पूरे मैसूर का मालिक और एक सक्सेसफुल बिजनेस टायकून। मेरे आगे किसी की जुबान नहीं खुलती, लेकिन मैं तुम्हारी बदतमीजी को सहता हूँ जस्ट बिकॉज। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। विद्युत ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वो गुस्से के साथ उसे देखने लगा। लेकिन वही ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ उन कार्ड्स को देखा और वो उन सारे कार्ड को जमीन पर फेंकते हुए बोली, तुम भले ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान होंगे लेकिन मेरी नज़र में तुम फटीचर के फटीचर ही रहोगे जिसकी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। और ये कार्ड का शो ऑफ करना बंद करो। आई नो इस वक्त मेरे पास ना तो मेरे कोई कार्ड है और ना ही पैसे हैं, इसलिए मुझ पर दया दिखाना बंद करो। मुझे सिर्फ यहाँ से आज़ादी चाहिए, मुझे बाहर जाना है यहाँ से। ये सुनकर विद्युत अब उसके करीब बढ़ा और उसके पास बैठते हुए गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम कुछ वक्त के लिए मुझसे बहस करना बंद कर सकती हो? गुरूर भड़कते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं लगा तुमसे बहस करने का। तुम्हारी वो मिस्ट्रेस मुझे ताने देती है और मुझे ये पसंद नहीं है। ये सुनकर विद्युत अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, स्टॉप इट, वो मेरी मिस्ट्रेस नहीं है। ये सुनकर गुरूर अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओ रियली? तुम मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि वो तुम्हारी कौन है कौन नहीं। बंदरिया की तरह आगे पीछे भागती रहती है वो तुम्हारे। बाय द वे, मुझे तुमसे या तुम्हारी इस मिस्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है। तुम मुझे परमिशन दोगे या मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ? विद्युत उसकी ये बात सुनकर दूसरे पल उसे कमर से पकड़ लिया और उसे सोफे पर गिराते हुए उसके ऊपर आते हुए बोला, बहुत गुरूर है तुम्हारे अंदर और यू नो वॉट, तुम मुझे प्रमोट कर रही हो। अगर तुम्हारी वजह से मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो इससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कल रात की वजह से अभी भी तुम्हें देखकर मुझे क्रेविंग हो रही है। ये कहते हुए वो अपने होठों को उसके होठों से टच किया और उसकी ये बात सुनते ही गुरूर की आंखें बिल्कुल चौड़ी हो गई और वो एक तक विद्युत की आंखों में देखने लगी। अंडरस्को रीड माई न्यू स्टोरी। अंडरस्को आज मैं तुम्हारी बाहों में समाकर खुद को पूरी करना चाहती हूँ, अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजन लड़कियां पसंद है, पर शायद तुम वजन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजन हूँ। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजन हो। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी, कोज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। क्यों अमानत ने किसी गैर के साथ रात बिताए? आखिर क्या होगा जब अमानत के पति को इस बारे में पता चलेगा? विध्वंस धनराजगीर अमानत के साथ जानने के लिए पढ़िए सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।